वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो रिलेटेड टू पीटी एग्ज़ाम। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम पीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं उन सब के क्वेश्चंस को देखते हैं और वन बाय वन करके हर जो है वो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। जो लास्ट टाइम मेरी एक दो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों से जो है वो स्पीकिंग का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम रीड अलाउड कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी। और आज से जो है हम स्पीकिंग के ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम है रिपीट सेंटेंस। तो रिपीट सेंटेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस और क्यूरीज आई हैं। तो बेसिकली हमारी टीम जो है वो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा कर रही थी, तो काफ़ी क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे। बेसिकली वो क्वेश्चंस इस पूरे रिपीट सेंटेंस को ही जो है वो सम अप करते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिपीट सेंटेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों रिपीट सेंटेंस जो है वो इतना जो है वो इम्पोर्टेंट समझा जाता है पीटी के एग्जाम के अंदर। और सेकंड नंबर पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि रिपीट सेंटेंस के अंदर जो है वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स जो है वो फेस करते हैं। और लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की जाए कि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमें कम से कम जो है वो फेस करनी पड़े एग्ज़ाम के अंदर। और कौन-सा मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है। एक मॉडल है जिसको मैं आमतौर पर डिस्कस करता हूँ रिपीट सेंटेंस के अंदर, उस मॉडल का नाम है विजुअलाइज़ेशन मॉडल। तो इन सब चीज़ों को जो है हम डिटेल से जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वन बाय वन करके कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीट सेंटेंस, कि रिपीट सेंटेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। स्पीकिंग के सेक्शन के अंदर जैसे ही रीड अलाउड का क्वेश्चन खत्म होता है तो जो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो रिपीट सेंटेंस का क्वेश्चन होता है। रिपीट सेंटेंस के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक जो है वो एक सेंटेंस बेसिकली उसकी रिकॉर्डिंग चलती है और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग खत्म होती है आप लोगों को एग्जैक्टली उस सेंटेंस को रिपीट करना होता है। लेट्स सपोज के रिकॉर्डिंग जो है वो चली है, कि रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से चलती है जैसा कि The lecture of chemistry has been postponed from Monday to Wednesday for the next 2 weeks. तो अब ये अगर रिकॉर्डिंग चली है तो जैसे ही ये ख़त्म होगी तो साथ ही एक बीप का जो है वो आपको वॉइस सुनाई देगी। बीप का बेसिकली मतलब ये है कि अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया है और आप लोगों ने साथ ही इस सेंटेंस को जो है वो रिपीट करना है और आप लोगों ने सेंटेंस को एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे रिपीट करना है जिस पैटर्न पे ये बोला गया है। अब देखिए, हर एक वर्ड जो कि आप रिपीट करेंगे, जो कि कंप्यूटर ने बोला है एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर, उसके आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। आप कह लें कि लेट्स सपोज एक सेंटेंस जो बोला गया है उसमें 9 वर्ड्स थे, तो आप हर एक वर्ड जब रिपीट करते हैं तो उसकी बेस पर आपको नंबर मिलते हैं। हर वर्ड का एक नंबर होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम एवरेज लगाएं कि हर सेंटेंस के अंदर जो है वो 10 वर्ड होते हैं, क्योंकि आमतौर पर सेंटेंसेस 11, 12, 8, 9 के करीब होते हैं और ये तकरीबन जो क्वेश्चन है ये 10 से ऊपर ही पूछे जाते हैं। अब देखें कि हम एवरेज भी लगा लें कि अगर हर सेंटेंस के अंदर अंदर 10 वर्ड हैं और अगर 10 सेंटेंसेस भी पूछे गए हैं तो तकरीबन आप 100 मार्क्स जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आते हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये बड़ा स्कोरिंग क्वेश्चन है। अब इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये भी है कि अगर हम इस क्वेश्चन की नेचर को समझें तो इसमें हो ये रहा है कि पहले चाहे ये क्वेश्चन जो है ये स्पीकिंग का है, पीटी स्पीकिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, हम लोग पहले माइक्रोफोन लगे हुए हैं, हम लोगों ने पहले इसको सुनना है और उसके बाद इसको रिपीट करना है। इट मीन्स कि पहले हम इसको लिसन करेंगे और लिसन करने के बाद हम इसको स्पीक करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिगार्डलेस ऑफ ये स्पीकिंग सेक्शन का क्वेश्चन है, इसके अंदर स्पीकिंग के मार्क्स भी हैं लेकिन स्पीकिंग के साथ साथ इसके अंदर लिसनिंग के मार्क्स भी हैं जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं। बिकॉज लिसनिंग का सेक्शन इटसेल्फ काफ़ी डिफिकल्ट होता है और उसके अंदर लिसनिंग के मार्क्स खाली लिसनिंग के सेक्शन से निकालना डिफिकल्ट है। लिहाजा ये क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग लिसनिंग के अंदर स्ट्रगल करते हैं कि अगर वो इस क्वेश्चन के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ओवरऑल लिसनिंग के सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ तक बात होगी कि रिपीट सेंटेंस को हमें इतना सीरियस क्यों लेना चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टीज़ की, कि इसके अंदर जो है वो डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। अब ऑब्वियसली होता ये है कि एक चीज़ आप लोगों को ज़हन में रखनी है कि कंप्यूटर ने जब क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड एग्ज़ाम है,
تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک جو سینٹینس ہے وہ ایک ہی دفعہ بولا جائے گا، اس میں کچھ ریپیٹ نہیں ہوتا. تو لیٹ سپوز کمپیوٹر نے ایک پورا سینٹینس بول دیا، اب آپ کو ایز اٹ از اسی سینٹینس کو ریپیٹ کرنا ہے. آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی کہ آپ پوز کر کے اس کوشچن کو جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر سکیں، اور وہ ایک سیکوینس کے اندر چلتا جاتا ہے. تو اکثر اوقات آپ اسٹوڈنٹس پینک ہو جاتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ پینک کے اندر آ کے نیکسٹ دبائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کوشچنز ضائع ہوتے جاتے ہیں اور مارکس میں جو ہے وہ بجلی پھر کمی آتی ہے. تو پینک ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ لوگ کول رہیں اور آرام سے ٹیک یور ٹائم، اور ٹائم لے کر جو ہے وہ نیکسٹ کے اوپر کلک کریں. اس سے پہلے نیکسٹ کے اوپر کلک نہ کریں. کوشچن سارے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتے. ہر ایک پی ٹی ای کا کوشچن جو بنا ہوا ہے اس کے اندر مکسچر ہے، ایزی بھی ہیں اور ڈیفیکلٹ بھی ہیں. تو اگر ڈیفیکلٹ کچھ نہیں سمجھ آ رہے تو آپ ریلیکس رہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو 4-5 سینٹینس ایسے ملیں گے جو کہ چھوٹے بھی ہوں گے اور جس کے اندر ورڈنگ بھی ایزی استعمال کی ہوگی، جس کے ذریعے آپ ان کو ایز اٹ از ریپیٹ کر سکتے ہیں. اب آگے جو لاسٹ پہ چیز ہے کہ اگر ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں تو سر کیسے کرتے ہیں، کیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اچھا، سب سے پہلے اگر تو اس کی بات کی جائے نا کہ اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے، تو پریکٹس کے اندر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو ریپیٹ سینٹینس کی پریکٹس ہے نا، وہ کبھی بھی گھر کے اندر آئسولیشن میں نہیں کرنا. کوئی ایسا گھر کا اسپاٹ چوز کرنا ہے جس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نوائز ہو. میں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بھی آتا ہوں. پہلے میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی پیس یا کوئی کوائٹ جگہ جو ہے وہ چوز نہیں کرنی جہاں پر آپ بیٹھ کے ریپیٹ سینٹینس کی جو ہے وہ پریکٹس کریں. دیکھیں، جو اسٹوڈنٹس آلریڈی اپیئر ہو چکے ہیں یا جو نہیں ہوئے، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی کا جب ایگزام ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ایک روم کے اندر ہوتا ہے. اس روم کے اندر آپ کو ایک کیوبیکل مل جاتا ہے جس کے اوپر آپ کے کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے، آپ کی اسکرین وغیرہ لگی ہوتی ہے. لیکن اس ایک روم کے اندر خالی آپ نہیں بیٹھے ہوتے، 4-5 اور اسٹوڈنٹس، ایٹ لیسٹ 5 یا 6 اسٹوڈنٹ تو ڈیفینیٹلی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا آپ سے ڈسٹینس اپروکسیمیٹلی 1 سے 1.25 میٹر تک کا ہوتا ہے. اب یہ جو کوشچن ہے یہ ہے اسپیکنگ کا سیکنڈ کوشچن. ٹھیک ہے، اسپیکنگ کا جو فرسٹ کوشچن ہے جس میں ریڈ الاؤڈ ہوتا ہے، بچے الاؤڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب لیٹ سپوز کہ آپ لوگوں نے اپنا ریڈ الاؤڈ پہلے ختم کر لیا، اور آپ ریڈ الاؤڈ کرنے کے بعد دیکھیں ریڈ الاؤڈ ہو رہا ہوتا ہے. آپ آپ اس میں کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا کوشچن ریڈ الاؤڈ کا ہی ہو لیکن ایک دم سے آتا ہے کہ اگلا کوشچن ریپیٹ سینٹینس کا ہے، تو ساتھ ہی آپ نے سننا اور اس کو ریپیٹ کرنا. تو ایک تو یہ ایک دم سے آ جاتا ہے ریپیٹ سینٹینس. سیکنڈلی ہوتا یہ کہ لیٹ سپوز آپ ریپیٹ سینٹینس کر رہے ہیں لیکن آپ کا لیفٹ یا رائٹ والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ابھی بھی ریڈ الاؤڈ کے اوپر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اونچا اونچا پڑھ رہا ہے اور آپ نے جو ہے وہ ریپیٹ سینٹینس جو ہے وہ اب سننا ہے بڑی کیئرفلی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے. تو آپ کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نوائز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا میں ریکمینڈ ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ریپیٹ سینٹینس کی پریکٹس کرنی ہے تو کوشش کریں کہ گھر کے کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں پر ہلکا پھلکا شور آ رہا ہو، تاکہ جب آپ لوگ ریئل ایگزام میں جائیں اور آپ کو بیک گراؤنڈ نوائز کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو اس کوشچن کو آنسر کرنے میں زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی پیش نہ ہو. اچھا، اب لاسٹ میں ایک بچے ایک چیز پوچھتے ہیں کہ سر آپ کہتے ہیں کہ ریپیٹ سینٹینس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ویژولائزیشن کا جو ہے وہ ماڈل استعمال کیا جائے. اب دیکھیں ویژولائزیشن کا ماڈل ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ ون فٹس فار آل ہے، لیکن جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس اسٹریٹجی کو استعمال کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے بچے ہیں، کیونکہ میں اس کی مثال ہوں کہ میں نے ریپیٹ سینٹینس کے اندر بڑی مار کھائی ہے، اور مجھے ریپیٹ سینٹینس کے اندر ہمیشہ ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. لیکن یہ ون آف دا ماڈل ہے جو کہ میں نے استعمال کیا ہے، اور کافی میرے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ اس کو کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، اور they have managed to get through this question very successfully by using this model. The visualization basically ہے کیا؟ اگر آپ سائیکالوجی دیکھیں نا تو ایک چیز جو کہ اگر آپ زبانی کلامی پڑھ رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ یاد نہ رہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا ویژولائز کر لیں، ویژولائز کا مطلب ہے پکچرائز کر لیں، اس کی ایک پکچر بنا لیں، امیجنری پکچر بنا لیں، ہم اس کو اپنے سامنے ویژولائز کر لیں، تو آئی تھنک وہ چیز یاد ہماری میموری میں بھی رہتی ہے. لانگ ٹرم میں رہے لیکن شارٹ ٹرم ضرور رہتی ہے. بٹ جو ریپیٹ سینٹینس ہے اس کو ہم نے لانگ ٹرم یاد رکھ کے بھی کیا کرنا ہے، ہمیں تو وہ صرف 10 سے 20 سیکنڈ کے لیے چاہیے، کیونکہ ریپیٹ سینٹینس گیم میں 10 سے 20 سیکنڈ کی ہے. جیسے ہی کمپلیٹ ہوا ساتھ ہی ہم نے اس کو ریپیٹ کر دینا ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. تو
लेट्स सपोज हम एक कोई सा भी जो है वो जुमला जो है वो कर लेते हैं। जैसे हम उसी जुमले की तरफ आते हैं कि लेट्स सपोज कि द लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अब अच्छा अच्छा, इसमें आप लोगों ने पहला काम ये करना है कि जब रिपीट सेंटेंस हो रहा हो ना, तो कोशिश करें कि अपना दिमाग फ्री रखें, आइज़ बंद कर लें। आइज़ बंद करने के इर्द-गिर्द का सारा जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है ना, वो ख़त्म हो जाएगी कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं, अच्छा जी वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, एसी लगा हुआ है, ये सब भूल जाए। रिपीट सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है? आइज़ बंद, आप वेट कर रहे हैं एक जो है वो सेंटेंस का। सेंटेंस जैसे ही बोलना शुरू होता है, आप उसको साथ ही ना विजुअलाइज़ करना शुरू कर दें कि द लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि केमिस्ट्री का लेक्चर है, आपके दिमाग में खाका सा बना लें कि अच्छा क्लासरूम है, क्लासरूम का लेक्चर हैज़ बीन पोस्टपोन, अब मतलब कि मुलतवी हो गया है, नहीं होना मंडे टू वेडनेसडे फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। तो जैसे ही अपने दिमाग में खाका बनाएंगे ना कि अच्छा लेक्चर है केमिस्ट्री का, मंडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को होगा, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक होगा क्या? मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रेटजी 100% काम करेगी, लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि ये डेफ़िनेटली 50 टू 60% आपका काम ज़रूर करेगी, एट लीस्ट, और मैक्सिमम 100% तक भी जा सकती है। तो कोशिश करें कि आइज़ बंद कर लें, सिर्फ इंतज़ार करें कि जैसे ही स्पीकर बोलना शुरू हो, जैसे ही बोलना शुरू हो उसका साथ ही विजुअलाइज़ करें, उसका खाका बनाना शुरू करें। होगा क्या? 100% नहीं तो एट लीस्ट 50 to 60% you would be able to repeat the exact words, ठीक है? रिपीट सेंटेंस का मतलब ही बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो वर्ड्स स्पीकर ने बोले हैं उन वर्ड्स को ही रिपीट किया जाए। एक चीज़ का लेकिन ख्याल रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन का नाम रिपीट सेंटेंस है, रिपीट वर्ड्स नहीं है, लिहाजा ये ना हो कि आप तोड़ फोड़ के वर्ड्स जो है वो बोलें। आप लोगों ने बोला सेंटेंस ही है, और कोशिश करें कि सेंटेंस को सेम सीक्वेंस में बोलें। अगर आप सीक्वेंस को आगे पीछे करते हैं तो डेफिनेटली नंबर्स पेनलाइज होंगे, लेकिन ये बेटर है ना कि आप ऐसे वर्ड्स बोलें जो कि स्पीकर ने यूज ही नहीं किए। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड बात पे आते हैं अब कि लेट्स सपोज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप कह लें कि स्पीकर के जो वर्ड्स हैं वो 10 से एक्सीड करके 15-16 तक चले जाते हैं, ठीक है? जैसा कि अगर हम इसी ही एक सेंटेंस को लेते हैं कि द लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है? अब इसमें देखें, इसमें दो बेसिकली सेंटेंस के हिस्से हैं। द लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री हैज़ बीन पोस्टपोन्ड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है? कि इसमें फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स एक पार्ट है और पोस्टपोन फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इसका एक पार्ट है। अब अक्सर औकात ये होता है कि या तो हमें पहला पार्ट सेंटेंस का याद रह जाता है या फिर हमें सेंटेंस का आखिरी पार्ट याद रह जाता है। अब बिकॉज ये स्पीकिंग का क्वेश्चन है, अगर आप एग्जैक्टली वही सेंटेंस या वही वर्ड्स यूज करेंगे जो कि स्पीकर ने यूज किए हैं, तब आपको स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आपको पहला हिस्सा याद रह गया या पहला हिस्सा भूल गया, आखिरी हिस्सा याद रह गया, अब क्या करें? अब अगर आप खाली आखिरी हिस्सा बोलेंगे ना तो आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, मंडे वेडनेसडे फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। इसका आप स्ट्रेटजी ये लगा कि आप सब्सटीट्यूट कर लें। आप कहें कि आपको लेट सपोज नहीं याद रहा ना कि पहला पार्ट क्या है, तो आप लोग सिंपल एक कोई सा भी एक सेंटेंस बोल दें, जैसे बोल दें आई एम वेरी हैप्पी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अब ये क्या, आई एम वेरी हैप्पी अगर आप बोलेंगे इंस्टेड के जो हमने बोला था कि हम मंडे टू फ्राइडे जो लेक्चर वाला पॉइंट था वो तो हमने बोला नहीं। उससे हुआ ये कि जब आप ये बोल देंगे ना आई एम वेरी हैप्पी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अब पहले लास्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं। फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आपने एग्जैक्ट बोला, आपको उसमें लिसनिंग के मार्क्स भी मिलेंगे और आपको स्पीकिंग के मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप पहला जो पोर्शन है उसमें आप हिचकिचा रहे हैं, आपको याद नहीं है, आप वर्ड्स भी खा रहे हैं, वर्ड्स तो आगे पीछे कर रहे हैं, तो उसमें लिसनिंग के तो मार्क्स जाएंगे जाएंगे, लेकिन उसमें लिसनिंग के मार्क्स जाने के साथ साथ आपके स्पीकिंग के मार्क्स भी जाएंगे। तो स्पीकिंग के मार्क्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक फ्लुएंसी कितनी है और दूसरी प्रोनाउंसिएशन क्या है वर्ड्स की। तो अगर आप पहले जो पार्ट है उसको आप स्किप कर देते हैं और उसकी जगह आप सिंपल बोल देते हैं आई एम वेरी हैप्पी
कंप्यूटर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर कहेगा कि इसने जो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बोले हैं, जो एक पहला सेंटेंस का पार्ट बोला है, उस पार्ट के अंदर फ्लुएंसी भी ठीक है और प्रोनंसिएशन भी ठीक है, लिहाज़ा वो आपको पहले पार्ट के नंबर भी दे देगा स्पीकिंग के, लिसनिंग के नहीं। लेकिन जो दूसरा पार्ट है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, उसमें आपको स्पीकिंग के मार्क्स तो मिलेंगे और साथ-साथ लिसनिंग के मार्क्स भी मिल जाएँगे। तो आई होप कि इससे थोड़ी-सी जो है वो आपको क्लैरिटी आ रही है, लेकिन मैं आपको दोबारा से उसी चीज़ के ऊपर ही कन्विंस करूँगा कि इस क्वेश्चन को 2 चीज़ें, एक तो ये कि आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो क्वाइट एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस नहीं करनी, ना ही बहुत ज़्यादा शोर में करनी है, कोशिश करें थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ लेकिन ज़रूर हो। और सेकंड ये कि सेंटेंसेस जैसे ही बोले जाएँ उनको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करें, उनका दिमाग में खाका-सा बनाएँ। डेफ़िनिटली 15 से 20 दिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करने के साथ-साथ ये वाली चीज़ आपकी डेफ़िनिटली बेहतर हो जाएगी। तो अभी तक जो जो रिपीट सेंटेंस के अंदर चीज़ें थीं, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सबका आई थिंक मैं आंसर दे पाया हूँ। बट स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन और एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द रिपीट सेंटेंस, please feel free to get back to me. Just send me your questions either through direct messages or through comments on the video. Thank you very much for watching this video, and I'll get back to you in the next one. Thank you.